24 जनवरी 2026 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। आगरा में एक एतमादुल्ला जगह लगती है, उसी के अंतर्गत आने वाला जवाहर ओवरब्रिज है। यहाँ पर एक स्कूटर सवार अपनी रफ्तार पर जा रहा था। अचानक ही उसकी स्कूटर की जो रफ्तार थी वो इसलिए रुक जाती है, थम जाती है कि उसके पायदान पर कुछ सामान रखा हुआ था। एक बोरी रखी हुई थी और वो बोरी चलते हुए फिसल जाती है। उसके बाद अपनी स्कूटी को वो पास में साइड में लगाता है और साइड में लगाने के बाद उस बोरी को उठाने की कोशिश कर रहा था। उस बोरी को उठाने के बाद अब वो अपनी स्कूटर पर नहीं रखना चाहता था, बल्कि जो पुल है, ओवरब्रिज है, उससे वो नीचे फेंकना चाहता था। लेकिन उस पर रेलिंग लगी हुई थी और रेलिंग थोड़ी-सी ऊँची होती है। हालाँकि उसने पूरी कोशिश की उसको उठाने की, लेकिन वज़न ज़्यादा था, इसलिए उठा नहीं पाता। इसी बीच में एक वाहन गुज़र रहा था। वाहन जिससे गुज़र रहा था, उस व्यक्ति ने रुककर पूछा कि, "भाई साहब, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ?" बस इतना था। उसके हाथ पर बोरी रखी हुई है, सामने वाला ये पूछ रहा है, इससे पहले कि वो कुछ और बात कहता, वो तुरंत ही बोरी को ज़मीन पे फेंकता है और फेंकने के बाद वहाँ से भाग जाता है। बस इतना था। भागने के बाद ये बात पुलिस तक पहुँच जाती है। जब बात पुलिस तक पहुँचती है, पुलिस ने उस बोरी को जब खोल कर देखा तो उसमें एक सरकटी लाश रखी हुई थी और वो भी बिना कपड़ों के। इस घटना ने पूरे आगरा में सनसनी फैला दी, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा का। एक थाना लगता है ट्रांस यमुना, और ट्रांस यमुना क्षेत्र का एक इलाका है टेढ़ी बगिया पार्वती कॉलोनी, गली नंबर 4। यहाँ रेलवे से रिटायर्ड एक व्यक्ति जिनका नाम अशोक शर्मा है। अशोक शर्मा की जो तीसरे नंबर की बेटी है, दरअसल वो 23 जनवरी 2026 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास अपनी माँ से ये कहते हुए निकली थी कि छोटे भाई की शादी के कार्ड हैं, 6 फरवरी को शादी होने वाली है। तो वो कार्ड लेकर घर से निकली थी, ये कहते हुए कि मैं इनको कुरियर करने के लिए जा रही हूँ और थोड़ी देर में अभी आ जाऊँगी। बस वो बेटी घर से निकल जाती है, लेकिन धीरे-धीरे करके वक़्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और रात 8 बज जाते हैं, लेकिन उस बेटी का कहीं अता-पता नहीं चलता है। घरवाले थोड़े परेशान हो जाते हैं। उसकी माँ ने अपने पति से कहा कि जो बेटी है वो घर से निकली हुई थी, अभी अब वापस लौट के नहीं आई। वो कह रही थी कि मैं बस कार्ड को कुरियर करके आती हूँ और उसके बावजूद भी कहीं उसका अता-पता नहीं है। एक बार उससे बातचीत करके तो देखो। जैसे इन्होंने अपनी बेटी, जिसका नाम मिंकी शर्मा होता है, उम्र जिसकी लगभग 25 साल के आस-पास होती है, उसको फ़ोन करते हैं तो उसका नंबर बंद आ रहा था। जैसे नंबर बंद आता है तो जो लड़की के पिता हैं, जिनका नाम अशोक शर्मा है, उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार बेटी कहाँ गई? कभी इससे पहले नहीं हुआ कि उसका नंबर स्विच ऑफ हुआ होगा। इसके बाद जिसकी भी लड़की संपर्क में होती है, वहाँ पर फ़ोन किए जाते हैं, उनसे बातचीत की जाती है। वो अपने बेटे दीपक शर्मा को साथ लेते हैं, साथ ही आस-पास के 1-2 लोग और होते हैं और रिश्तेदार भी होते हैं, और वो बेटी को ढूँढने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले उनका ठिकाना था, जहाँ लड़की वो नौकरी करती थी, जॉब जॉब करती थी। वो एचआर मैनेजर होती है। संजय पैलेस में मारुति प्लाज़ा है। मारुति प्लाज़ा की 6वीं मंजिल पर एक ऑफ़िस है जिसका नाम दिविशा टेक्नोलॉजी है। वहाँ पर वो एचआर मैनेजर होती है। सबसे पहले वो वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद देखते क्या है कि वो ऑफ़िस बंद हुआ था। अब बंद ऑफ़िस था, इसके बाद फिर वो जहाँ-तहाँ तलाश करते हैं और रात के 10 बज जाते हैं। जैसे रात के 10 बजते हैं तो उसके बाद परिवार के लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, ट्रांस यमुना थाने में। और वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, बेटी का ये फ़ोटो है, बेटी इस तरह से नौकरी करती है और दोपहर 2 बजे के आस-पास घर से निकली थी छोटे भाई की शादी कार्ड, तो उनको कोरियर करने के लिए निकली थी, लेकिन उसका अता-पता नहीं चल रहा है। अक्सर पुलिस वाले जो होते हैं, वो इस तरह की गुमशुदगी के मामलों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने पूरी जानकारी ले तो ली, लेने के बाद जो भी उसमें आगे कार्रवाई करनी थी, वो उस हिसाब से कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आप घर जाओ, परेशान मत हो, जितनी जल्दी हो सकेगा हम लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। पुलिस वाले अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ जाता है, और जैसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था तो परिवार वाले तो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन 24 जनवरी 2026 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम 112 नंबर पर फ़ोन पहुंचता है कि एतमादोला थाना क्षेत्र का जवाहर पुल के पास एक बोरी पड़ी है और बोरी में कुछ संदिग्ध सामान पड़ा हुआ है। आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। वैसे भी गणतंत्र दिवस का मौका चल रहा था, उसके हिसाब से भी पुलिस एकदम से अलर्ट हो जाती है। मौके पर जब जाती है पुलिस, वहां जाने के बाद उस ओवरब्रिज के ऊपर एक वाकई सचमुच एक बोरी पड़ी हुई थी, और बोरी को जब खोल कर देखा जाता है तो पूरे टेप से एकदम पैक हुई एक लाश थी। और जब लाश को निकाला जाता है, देखा जाता है, तो उसके लाश पे सर नहीं था और जो पैर थे वो भी कटे हुए थे, और बिल्कुल नग्न अवस्था में लाश होती है। लाश एक लड़की की होती है।
जैसे ही पुलिस ने ये सूचना उच्च अधिकारियों को दी, उच्च अधिकारियों ने सूचना प्राप्त करने के बाद मौके पर पहुंच जाते हैं और जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। कई टीमें बनाई जाती हैं क्योंकि देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो हत्या हुई है बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी चंद घंटों पहले ही इस हत्या हुई है। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद फिर जितने भी थाने होते हैं, हर थाने में ये सूचना दी जाती है कि आपके आसपास में कहीं भी कोई गुमशुदगी का कोई मामला दर्ज हो तो जल्दी से हमें सूचना दीजिए। इसके बाद फिर सूचना आती है, लगभग 10 लड़कियों के गायब होने की सूचना मिलती है। पुलिस की टीमें अलग अलग उन 10 एड्रेस के पास जाती है और ये पता करने की कोशिश कर रही थी जो लाश के पास जो भी एक चीज़ें मिली थी उसके हिसाब से। हालांकि कोई ऐसा सामान नहीं मिला था, बिल्कुल न्यूड अवस्था में लाश थी, ना तो उसके कपड़े थे, ना ही कोई उसने ज्वेलरी पहनी हुई थी, ना ही कोई पहचान पत्र था, और वैसे भी उसका सर नहीं था, तो इसलिए पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इतना ही पता चल पा रहा था कि वो लाश किसी लड़की की है। आखिरकार पुलिस एक टीम जो जाती है वो पहुंच जाती है ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया का जो पार्वती विहार होता है, गली नंबर 4। यहाँ अशोक शर्मा के घर के जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो दरवाजा खुलते ही वह अशोक शर्मा बाहर निकलते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपकी बेटी के कुछ सामानों को देखना है, कुछ जानकारी जुटानी है, हमें घर के अंदर आना है। पुलिस वाले जब घर के अंदर आते हैं तो उस लड़की के घर में कमरे में पहुंचते हैं। उनसे पूछा जाता है कि वो उस लड़की का जो मेकअप का सामान है वो कहाँ पर रखा हुआ है। जैसे ही पुलिस वालों ने मेकअप का सामान मांगा तो घर वालों को अजीब लग रहा था, बड़ा यकीन ना करने वाली बात थी कि आखिरकार मेकअप के सामान का पुलिस वाले क्या करेंगे। तभी मेकअप का सामान दिखाया जाता है और जैसे ही मेकअप का सामान उस लड़की का दिखाया जाता है तो उसमें कुछ नेल पॉलिश थी। उस नेल पॉलिश को देखने के बाद वहां जो लाश मिलती है, लाश के हाथ और पैरों पे जो नेल पॉलिश लगी हुई थी, उस नेल पॉलिश से घर पे मिले हुई नेल पॉलिश का मैच मैच कर जाता है, उसका कलर मैच कर जाता है। इसके बाद फिर पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चलता है कि जो लड़की है ये तीसरे नंबर की बेटी है। इनकी 2 बेटियां हैं, इनकी शादी पहले हो चुकी है। एक छोटा भाई, इसका नाम दीपक शर्मा है, उसकी 6 फरवरी को शादी होने वाली थी। लड़की का अचानक से घर से निकल जाना, वैसे पढ़ने लिखने में होशियार थी और ये एचआर मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रही थी। पूरी जानकारी जो घर वालों ने अभी पहले थाने में दी थी, अभी दूसरी जो पुलिस आई थी उस पुलिस को भी दे देते हैं। आखिरकार पुलिस अब आगे जांच पड़ताल में जुट जाती है और जांच पड़ताल में जुटने के बाद 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और कैमरे खंगालने के बाद फिर पुलिस वाले ही पूछते हैं कि वो क्या काम करती थी, कहाँ रहती थी, कहाँ जाती थी। तब घर वालों ने बताया कि एक कंपनी में नौकरी करती थी। जब जिस जगह पर वो जाते हैं पुलिस वाले उस कंपनी में, वहाँ जाने के बाद जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो रात के लगभग 11 बजे के आसपास एक विनय राजपूत नाम का एक लड़का होता है जो कि ट्रांस यमुना कॉलोनी का निवासी होता है। वो एक उसी बोरी को, जो बोरी यहाँ जवाहर पुल के पास मिली थी, उसी पुल वाली बोरी को जो विनय राजपूत होता है वो ऑफिस के अंदर खींच कर उसके जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट के अंदर तक लेके जाता है और लिफ्ट के बाद फिर वो बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो स्कूटर पर उस लाश को रखता है। आखिरकार पुलिस ने इस विनय राजपूत को गिरफ्तार करने के लिए, उसे हिरासत में लेने के लिए, क्योंकि प्राइम सस्पेक्ट अब कोई और नहीं था बल्कि विनय राजपूत था और बहुत ही चंद घंटे हुए थे, 12 या 13 घंटे के आसपास पुलिस की जांच बहुत तेजी के साथ स्पीड की तरफ चल रही थी। आखिरकार 24 जनवरी 2026 की शाम को इस लड़के को, यानी कि विनय राजपूत को गिरफ्तार कर लिया जाता है मंडी थाना मंडी की तरफ से। मंडी में वहां से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो चौंकाने वाली बात बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि साहब, करीब करीब 2 साल से हम दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे, एक दूसरे से के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, खूब सारी बातें किया करते थे, खूब सारे घूमा करते थे और जगह जगह जाकर होटल पे खाना भी खाया करते थे और फैसला कर लिया था कि दोनों शादी करेंगे, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। हालांकि जो लड़की होती है वो ब्राह्मण समाज से होती है और जो लड़का होता है वो राजपूत समाज से होता है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही अपने अपने घर वालों को, परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में बता ही चुके थे। लेकिन पिछले 6 महीने पहले से ही लड़की का जो व्यवहार था पूरी तरह से बदल जाता है। वो लड़के से कम बातचीत किया करती थी लेकिन किसी और से बातचीत ज्यादा किया करती थी। और जब भी ये विनय राजपूत इस लड़की यानी कि मिंकी शर्मा से बातचीत करता था तभी वो कहती थी कि मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, आप मुझ पर बेवजह शक कर रहे हैं। इस तरह की बात हो जाती है और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो इनके बीच में मनमुटाव की स्थिति कुछ ज्यादा ही पैदा हो जाती है। दोनों के बीच में झगड़े भी शुरू हो जाते हैं और यही सोचकर इसने, जिसका नाम विनय राजपूत होता है, उसने पूरी तैयारी की थी, पूरा होमवर्क किया था और एक उसने चाकू भी खरीदा जिसमें तेज धार वाला चाकू था। और ये तारीख आती है 23 जनवरी 2026 को। और जब लड़की घर से निकलती है शादी के कार्ड को कुरियर करने के लिए, उसने कहा कि ऑफिस भी आना है। उस लड़की को वो ऑफिस बुलाता है और ऑफिस बुलाने के बाद
बातचीत करता है। तो लड़की ने कहा कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, 3 लाख रुपए चाहिए, भाई की शादी है। उसने कहा कि जब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो बार बार मुझसे पैसे क्यों मांगती हो। बस यहीं से इन दोनों के बीच में कहा सुनी शुरू हो जाती है। जो चाकू उसने लिया हुआ था, उसने चाकू को एक साथ उसके गले पर चला दिया। जैसे चाकू गले पर चल जाता है तो उसके बाद फिर लड़की के गले से खून के फव्वारे छूटने लगते हैं और उसका गुस्सा लगातार बढ़ने लगता है। एक के बाद एक उसने लगभग 8 से 10 बार उसके शरीर पर करने शुरू कर दिए और वो लड़की जमीन पर उस फर्श पर गिर जाती है। और जैसे फर्श पर गिरती है तो लड़का भी बार में बैठ जाता है। लगभग 1 घंटे तक वो सोचता रहता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, इस लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए, पुलिस उसको पकड़ लेगी, ताउम्र उसको जेल में रहना पड़ेगा। तमाम तरह के ख्याल थे वो आ रहे थे। लड़की का वहां धीरे धीरे करके दम निकल रहा था। लगभग 1 घंटे में लड़की मर चुकी थी। उसके मरने के बाद उसने उस लड़की की जो गला था उसको बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया और उस सर को अलग करने के बाद उसका मकसद ये था कि अगर सर के साथ लाश मिलेगी तो उसकी पहचान आसानी से हो सकती है। उसके बाद उसने उसके शरीर के हिस्से पर जहां जहां भी कोई ज्वेलरी हो या कोई चूड़ियां हो या कुछ भी सामान था उसको उसने उतार लिया। इसके बाद उसने उसके शरीर से कपड़े भी उतार लिए और बिना कपड़ों की उस लाश को जब उसने एक पॉलिथीन के अंदर, बड़ी पॉलिथीन में पैक करने की कोशिश कर रहा था तो उसके हाथ पैर मुड़ नहीं पा रहे थे। तभी उसने हाथों को भी काटा और उसके बाद फिर पैरों को भी काटा। उनको बाद काटने के बाद हालांकि वो अलग नहीं हुए थे लेकिन उसने उसको बोरी के अंदर पैक कर लिया। उसके बाद फिर टेप से उसने बहुत ज़्यादा उसको पैक करने के बाद इस बोरी में रखता है और खींच कर यहाँ से सीधा वो लिफ्ट की तरफ जाता है। लिफ्ट से उतरता है। उतरने के बाद इसी लड़की की ही स्कूटर को उठाता है, उस पर वो बोरी को रखता है और बोरी को रखने के बाद यहाँ से चल देता है और यहाँ से सीधा पहुँचता है वो हरी पर्वत की तरफ। और जब हरी पर्वत की तरफ जाता है तो हरी पर्वत से वो भगवान टाकीज की तरफ जाता है। भगवान टाकीज से सिकंदरा की तरफ जाता है। उसका इरादा यही था कि इस लाश को सिकंदरा के आसपास कहीं फेंक दे। लेकिन रात में लगभग 12:30 या पौन बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। लोगों की आवाजाही कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि यहाँ से निकलकर वो दूसरी जगह जाएगा, झरना नाला की तरफ। और रास्ते में जब जवाहर पुल पड़ता है एतमादुल्ला थाना क्षेत्र में, तो वहां पर स्कूटर की जो रफ्तार थी कुछ ज्यादा थी। वो बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था और रफ्तार ज्यादा होने की वजह से ही स्कूटर जो था वो हल्का फुल्का फिसलन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जो बोरी के अंदर लाश थी वो जमीन पर गिर जाती है और जैसे ही वो सड़क पर गिर जाती है लाश, उसे स्कूटर को साइड में खड़ा करता है, लाश को उठाता है और वो बार बार उसे रखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना इस पुल से नीचे फेंक देगा तो यमुना में वो लाश बहती हुई कहीं दूर पहुंच जाएगी। और उसे जब फेंकने की कोशिश कर रहा था तो ये भूल चुका था कि जिस उस पुल से वो फेंकने की कोशिश कर रहा है उस पर एक लोहे की रेलिंग लगी हुई है। उस रेलिंग को पार करना, उस जाली को पार करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। उसने कई बार कोशिश की, कई बार प्रयास किया, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही थी। हालांकि इस बीच में अभी तक कोई वाहन नहीं गुजरा था और अचानक ही एक वाहन आ जाता है और वाहन वाले ने वाहन रोका। उससे पूछा कि भाई साहब, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बस इतना था। उसके बाद उस बोरी को फेंक के वहां से निकल जाता है और झरना नाला जो होता है उसके पास पहुंचता है। जो लड़की का सर होता है वो उसके पास एक पिट्ठू बैग था, उस पिट्ठू बैग के अंदर रखा हुआ था। लड़की का मोबाइल, लड़की के कपड़े और भी जो सामान थे वो सब सामान उसने अपने पिट्ठू बैग में रखे हुए थे और झरना नाला में फेंक के वहां से भाग जाता है। लेकिन वो ज्यादा देर तक पुलिस की चंगुल से बच नहीं पाता और महज ही 24 घंटे में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जब उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसने बहुत ज्यादा होमवर्क किया हुआ था। उसने दृश्यम फिल्म को एक बार नहीं कई बार देखा। उसने क्राइम पेट्रोल देखे, कई ऐसी सीरीज देखी और सीरीज देखने के बाद भी उसने पूरी तरह से होमवर्क किया हुआ था कि कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगा देगा। लेकिन उसका होमवर्क काम नहीं आता और 24 घंटे में ही इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। परिवार वालों का इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।